नमस्कार। बात करेंगे आज सोनम वांगचुक की और लेह की, लद्दाख की। सोनम वांगचुक जो कि एक नेशनल हीरो रहे किसी समय पर, एकदम से ही वो एंटी नेशनल करार दे दिए गए हैं और उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आज गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिनों से लेह में खूब बवाल हो रहा था, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। सोनम वांगचुक एक अपनी स्ट्राइक पर बैठे थे। 10 सितंबर से वो स्ट्राइक शुरू हुई थी। उससे पहले भी वो कई बार स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं, हंगर स्ट्राइक पर। उनकी डिमांड रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और शेड्यूल 6 के अंतर्गत उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। उस डिमांड के लिए वो बैठते रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो अहिंसा थी वो हिंसा में बदल गई और ख़ास करके बीजेपी का ऑफिस, एक खास पार्टी के ऑफिस को टारगेट किया गया। ऐसा बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से करवाया गया या वहाँ पर लोकल जो और दल है उनकी तरफ से कराया गया और यहाँ पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई है। लेकिन उससे भी एक गंभीर बात है कि जो सोनम वांगचुक का एक बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक कॉमेडियन का कहना है, मतलब कि भारतीय किसी कॉमेडियन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, मे भी शायद पॉलिटिकल लीडर को कह रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, कि उस कॉमेडियन का कहना है कि जो हम लद्दाख के लोग हैं वो हमेशा जब भी चीन ने हमला किया उसके खिलाफ खड़े रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाई है और हमेशा उनको वहाँ पर रोका है। लेकिन अगर सरकार का यही रवैया रहा, ये सोनम वांगचुक के शब्द हैं, अगर ऐसा रवैया रहा तब इस बार हम चीन को नहीं रोकेंगे बल्कि उसको रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर बहुत गंभीर एक बात सोनम वांगचुक की तरफ से भी कही गई है। भले ही उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लद्दाख में बहुत काम किए, वाटर कंजर्वेशन का काम किया, एनवायरनमेंट का काम किया, वहाँ के लोगों को जागरूक किया है। इतना जागरूक किया कि 3 इडियट नामक फिल्म बनती है, उसमें जो आमिर खान का रोल रहता है वो रोल सोनम वांगचुक से इंस्पायर था। तो दैट वाज हिज पर्सनैलिटी। रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। तो सब कुछ मिला है। बहुत दिनों से उन्होंने पीसफुल सारी बातें की। अब भी उनका कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसको किसी ने हाईजैक किया है। लेकिन जो भारत सरकार है उसका कहना है कि सोनम वांगचुक ने स्पेशली कहा है कि अरब स्प्रिंग जो कि 2011 में होती है, जिसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में एक तरीके से रेवोल्यूशन आ जाती है, जिसमें लीबिया जो गद्दाफी थे और जो इजिप्ट था सब गिर जाते हैं, सीरिया टिका रहता है जो अभी हाल ही में गिरता है और बहुत सारे देशों में वहाँ पर एक तरीके से तबाही होती है, जो कि शुरू होता है ट्यूनीशिया जैसे छोटे से देश से। और जिक्र किया है नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट का, और इस कारण से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने कहा है इन दोनों का जिक्र सोनम वांगचुक ने किया है और इसी वजह से वहाँ पर जो एक दंगे हैं वो वहाँ पर भड़के हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों एंगल्स को देखना है कि आखिर जो सोनम वांगचुक की डिमांड रही है क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। इस डिमांड को जायज़ और नाजायज़ मानने में हमें एक बात का और ध्यान देना है, खास करके हम नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जितनी डाइवर्सिटी साउथ इंडिया में है या नॉर्थ ईस्ट में है या जितनी लद्दाख में है या जितनी और ट्राइबल एरियाज़ में है, उतनी एक बड़े भूभाग में है नहीं। बहुत सारी सदियों से हम सब एक साथ घुल मिल के रह रहे हैं। भाषाएं का थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन कल्चरली बहुत ज़्यादा डिससिमिलैरिटी नहीं है। तो डाइवर्सिटी से हमारा उतना पाला नहीं है जितना कि उन लोगों का आपस में है अलग अलग जगह पर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो उनकी डिमांड होती है वो कई बार हमें समझ में भी नहीं आती। हमें लगता है कि वो एंटी नेशनल है, मे बी एंटी नेशनल भी डिमांड होती है, कई बार होती है। खास करके अगर मणिपुर की बात करें, नागालैंड की बात करें, मिजोरम से भी कई बार कुछ ना कुछ आवाज़ आती है, असम में आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कश्मीर में तो हमेशा से रही है एंटी नेशनल बात। लेकिन कई बार उसके अंदर जेन्युइन जो डिमांड रहती है, जो लोगों की सच में डिमांड है बिना किसी मोटिवेशन के, वो भी दब जाती है। तो हमें उस एंगल को भी यहाँ पर देखना है। इसी सब चीज़ों को हम देखेंगे, थोड़ा सा लद्दाख का इतिहास देखेंगे, जो डिमांड है एग्जैक्टली वो क्या चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और आखिर हुआ क्या है पिछले 2 दिनों में। तो अगर देखें तो आज जो खबर आ रही है सारी हो रही है कि एनएसए लग गया है, मोबाइल वहाँ पर शटडाउन है, कर्फ्यू पहले से लगा हुआ है और कुछ लोगों की वहाँ जान भी गई है, कुछ सीआरपी पर्सनल को भी वहाँ पर नुकसान हुआ है, बहुत सारी इंजरी भी हुई है, काफ़ी नुकसान वहाँ पर प्रॉपर्टी को किया गया है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने एनार्की फैलाने की कोशिश की और एनार्की से वहाँ पर एक नई जो पॉलिटिकल एक एस्टेब्लिशमेंट है उसको करने की कोशिश की है। एनार्की की वजह से सोनम वांगचुक को अब एक तरीके से लगभग पूरे भारत में देशद्रोही कहा जाने लगा है और उसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी तस्वीरें लेह लद्दाख की हैं जो 2 दिन से वहाँ हुआ है। उसके बाद वहाँ पर अब क्या सिचुएशन बनेगी कहा नहीं जा सकता। मे भी सब कुछ सेटल हो जाए, मे भी कहीं ना कहीं कुछ और भी हो सकता है। और सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो अभी पाकिस्तान गए थे, वहाँ से उन्होंने पैसा लिया है, वहाँ से मोटिवेट होकर आए हैं, वहाँ के स्पाई हैं,
चीन के स्पाई हैं, देखिए ये सारी एलिगेशन, जब केस चलेगा, चार्जशीट बनेगी, वो तब साबित हो सकता है। हम उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं, जो मीडिया में चल रहा है हम सिर्फ उसी बात को कोट कर सकते हैं। लेकिन उनका जो फॉरेन जो रेगुलेशन, जो कंट्रीब्यूशन एक्ट है, उसके तहत उनकी जो एनजीओ है उसके ऊपर वहाँ पर एक्शन हुआ है, उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले उनका एक लीज दी गई थी सरकार की तरफ से 40 साल की, उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। तो सोनम वांगचुक काफ़ी दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट के निशाने पर थे, इस बात को छोड़ा नहीं जा सकता। पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। जो गड़बड़ हुई है उसमें जो बात कही गई है, उनका एक इंस्टीट्यूट है जिसने 4.5 लाख रुपए लिए स्वीडन से, और सरकार का कहना है कि जो 4.5 लाख रुपए लिए हैं वो इस बात के लिए लिए हैं स्वीडन से कि स्टडी करेंगे व्हाट इज़ नेशनल सोवरेनिटी। अब देखिए, नेशनल सोवरेनिटी एज सच कोई एंटी नेशनल काम नहीं है, लेकिन अब नेशनल सोवरेनिटी अगर किया जा रहा है, उसमें क्या किया जा रहा है, अगर भारत सरकार को लग रहा है तो उन्होंने उसके ऊपर, उसको मानते हुए कि ये एक एंटी नेशनल काम है, उसकी फंडिंग को वहाँ पर रोका। और भी बहुत सारे उसमें एलिगेशंस हैं, कई सारे। लेकिन अगर कुल फंड की बात करें तो केवल 10 लाख ही वो फंड है जो आया है, जिस पर सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ इधर उधर गया है। तो 10 लाख रुपए से ये प्रोटेस्ट नहीं कराया जा सकता। इस प्रोटेस्ट के कारण अब कुछ और भी हो सकते हैं, कहीं और से भी पैसा आ सकता है, हो सकता है जेन्युइन भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं जानते कि हो क्या रहा है। चलिए, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा जो लद्दाख का इतिहास है उसकी तरफ, कि लद्दाख जो है भारत का अभिन्न अंग बनता कैसे है। तो हम सीधा चलते हैं पहली सेंचुरी में, बहुत ब्रीफली हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार चीज़ रहती है, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ आज लग रहा है कि हमारी है वो कभी नहीं थी, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको लगता है कि आज हम आपके साथ हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि नहीं हम वो थे। तो ये बहुत फ्लक्स में रहता है, यह हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये कुषाण अंपायर है। कुषाण अंपायर एक ऐसा अंपायर था पहली सेंचुरी के आसपास, जब भारत का जो अंपायर था, हिस्सा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला, खास करके जो पाकिस्तान में चला गया, जो पंजाब, हरियाणा और मथुरा तक का जो एरिया था, और सेंट्रल एशिया, वो एक अंपायर का पार्ट हो गया था। अब देखिए, वो सारा एरिया जो आज अलग अलग देशों में है, तब कुषाण अंपायर के अंतर्गत था, एक अंपायर था। उस अंपायर का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा, एक ये वाला लद्दाख वाला, यहाँ पर था। और सिल्क रूट जो कहलाया जाता था पुराने वाला, जिससे सिल्क ट्रेड होता था, वो इसी लेह लद्दाख से होकर गुजरता था। तो कुषाण अंपायर में ये पार्ट था। उसके बाद कुषाण अंपायर डिसइंटीग्रेट होता है, और जो लेह और लद्दाख वाला रीजन है बहुत दिनों तक ऑटोनॉमी में रहता है, यानी कि वो अपने आप अपना रूल करता रहता है। नीचे से, दिल्ली से, यहाँ से कंट्रोल बहुत कम वहाँ पर रहा है, क्योंकि एरिया ऐसा था, टेरेन ऐसी थी, वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। एक दो बार कैंपेन की गई मुगलों के टाइम पर, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। शाहजहाँ के टाइम पर की गई थी, और बहुत बुरी हार वहाँ पर होती है मुगलों की, क्योंकि इक्विप नहीं थे उन कपड़ों से, उन चीज़ों से, उस एटमॉस्फेयर से, इतनी स्टडी नहीं कर सकते थे कि पहले से ही प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर ये बना रहता है। लगभग 1830-40 के आसपास तक तिब्बत और लद्दाख ये बिल्कुल अलग बने रहते हैं, खास करके लद्दाख की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे होता है उदय महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के समय में कोशिश की जाती है कश्मीर को अनेक्स कर लिया जाए। महाराजा रणजीत सिंह कर भी लेते हैं, और वहाँ पर नियुक्त करते हैं गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह यही डोगरा जो साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह को वहाँ पर वागडोर मिलती है, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं क्यों ना जो और हिस्सा है लद्दाख वाला उसको जीत लिया जाए, और फिर वो कोशिश करते हैं इस वाले हिस्से को जीतने की। ये सब सेपरेट है तब, और इसको वो जीतते हैं, ये ले रहा, इसको वो जीतते हैं। जोरावर सिंह के नेतृत्व में वो आगे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद उनकी कोशिश रहती है कि पूरे जो सेंट्रल तिब्बत है उसको भी जीत लिया जाए, क्योंकि ये सारा कल्चरली एक लिंक्ड एरिया है, उधर भी सेम पॉपुलेशन है, उधर भी सेम पॉपुलेशन है। लेकिन वहाँ पर ये सफल हो नहीं पाते। फिर वहाँ पर ट्रीटी हो जाती है, डोगरा तिब्बत ट्रीटी उसे कहा जाता है, और दोनों के बीच में समझौता होता है कि जो कश्मीर का जो हमारा नक्शा, जो ऑफिशियल हमारा है, कि वो वाली जो लाइन है वो ठीक है। अक्साई चीन को जो हम अपना मानते हैं, जो हमारा ऑफिशियल मैप है, वो वाली लाइन को तब मान लिया गया। तिब्बत और जो लद्दाख के जो ट्रीटी होती है, खास करके ट्रीटी किसके द्वारा होती है, जोरावर सिंह के द्वारा, जो कि एक सिख अंपायर का पार्ट था। तो सिख और तिब्बतों के बीच में होती है। लेकिन चाइना में वहाँ पर एक अलग डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी। उनका कहना है किंग डायनेस्टी का कि किंग के जो सक्सेसर थे या किंग जो थे, उन्होंने उस ट्रीटी को मान्यता नहीं दी। वहीं पर
सिख अंपायर का, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख अंपायर फिर ब्रिटिश, उन्होंने कभी उस ट्रीटी को मान्यता नहीं दी। तो जो ट्रीटी थी केवल वो जोरावर सिंह और तिब्बत के बीच में थी, जिसके कारण वो लाइन वहाँ पर जो भारत का नक्शा है, इसी को लेकर बाद में डिस्प्यूट होता है। चाइना कहता है कि मैं नहीं मानता, मुझे तो अक्साई चीन चाहिए, उसको लेकर 62 का युद्ध होता है, सब होता है। तो ये सब लद्दाख का एक इतिहास है, वो इतिहास है जो कि भारत के आज़ाद होने से पहले का है थोड़ा सा, और उसके बाद है जब 1962 में लड़ाई होती है, चीन कब्जा कर लेता है उसी हिस्से को जिसको उसने माना कि वो ट्रीटी सही नहीं थी। तो यहाँ पर तो लद्दाख का यही हिस्सा है, काफ़ी दिनों से वो ऑटोनोमस रह रहे थे, लेकिन अब वो भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन भारत का अभिन्न अंग रहते हुए वो जम्मू कश्मीर में रहने लगते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने के कारण होता क्या है कि देखिए, अच्छा एक और बात थी कि वो आखिर उस एरिया की वैल्यू क्या है, पश्मीना शॉल के लिए जो वो रास्ता है वो क्यों था, वहाँ पर पश्मीना शॉल की जो भेड़ें हैं वो वहाँ होती हैं तिब्बत वाले एरिया में, उनका जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है। ये भी उस वक्त एक लालच थी कि जब जोरावर सिंह वहाँ पर गए कि इस पूरे एरिया को ले लेते हैं और ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। तो हम बात कर रहे थे कि लद्दाख के लोग और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं सब एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन फिर आता है 2019, यहाँ पर बना दी जाती है 2 यूटी। अब ये दोनों यूटी, जम्मू कश्मीर मांग रही है कि हमें स्टेटहुड दे दो, लेह लद्दाख मांग रहा है कि हमें स्टेटहुड दे दो, लेकिन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इनके मन में अब कहीं ना कहीं ऐसा भाव आ गया है कि जो हम कई सालों से, हजारों सालों से एक अपने तौर तरीके से रह रहे थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। उनकी वो प्रॉब्लम जेन्युइन भी हो सकती है, कहीं बाहर से प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हमें उस पूरे चीज़ को एक होलिस्टिक व्यू में देखना है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, क्यों वहाँ के लोग एकदम से जो इतने पीसफुल हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख है, इतने बड़े एरिया की पॉपुलेशन ही 3 लाख है, इसमें से ये वाला हिस्सा भले ही अब चीन के पास है, लेकिन फिर भी इतने बड़े एरिया में सिर्फ 3 लाख पॉपुलेशन है। 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक कारगिल है, एक लेह है। कारगिल की हमने 3/4 वहाँ पर शिया मुस्लिम है और लेह में 2/3 बुद्धिस्ट है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी अलग है। अब ये दोनों एक साथ हैं, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों मिलके कई बार हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं और इनका नेतृत्व सोनम वांगचुक करते रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इंस्टीट्यूट दे दो, क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़मीनों के ऊपर, हमारी नौकरियों के ऊपर, हमारी भाषा के ऊपर बाहर से आक्रमण हो रहा है। बाहर से कहने का मतलब उनका नॉर्थ इंडिया ही टारगेट रहता है, या कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। उनका कहना है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको यहाँ पर ज़मीन दे दी जाएगी जो कि हमारी है। तो अब ये 2 अलग अलग तरह के लोग जो कि पहले अलग अलग थे, पहले एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे, कारगिल के लोगों से बचना चाहते थे। लेह वाले वो चाहते थे कारगिल को हमें ना दो, इनको जम्मू कश्मीर में दे दो, लेकिन सरकार ने शिया मुस्लिम को इधर कर दिया, बुद्धिस्टों के साथ मिला दिया। अब ये दोनों एक साथ हो गए और दोनों की एक ही डिमांड है कि हमें शेड्यूल 6 में प्रोटेक्ट कर दो और हमें स्टेटहुड दे दो। तो देखिए, अगर उनके पूरे इतिहास को देखें, उनकी जो डाइवर्सिटी बची हुई है, हर जगह पर डाइवर्सिटी नहीं बची हुई, जैसे खास करके नॉर्थ इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत कम है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीज़न, लेकिन वहाँ पर डाइवर्सिटी बची है। नॉर्थ ईस्ट में डाइवर्सिटी बची है, जहाँ पर डाइवर्सिटी है वहीं पर इशू है सारा। वहाँ पर उनको अपना इशू है, यहाँ पर इनको अपना इशू है। तो इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं। और भारत सरकार सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर चीन कभी भी हमला कर सकता है, जो गलवान वैली, डोकलाम सारे इशू हुए वो इसी एरिया में हुए हैं। तो भारत इस एरिया को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहता। उसे लग रहा है कि इट इज़ बेटर कि अगर वो यूटी रहे तो हमारा कंट्रोल बेटर है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये गलत है। उनका कहना है कि उससे पहले जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया जाता है तो उससे पहले उनके पास 35A था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में कोई भी आके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकता था, वो उनसे छीन लिया गया। अब वो चाह रहे हैं कि अगर आपने वो छीन लिया है भाई, तो हमें कम से कम शेड्यूल 6 में तो प्रोटेक्शन दो, जो कि असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट को अवेलेबल है, मेघालय में अवेलेबल है, मिज़ोरम के कुछ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है और त्रिपुरा में है। तो वो चाह रहे हैं शेड्यूल 6 के अंतर्गत उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि वहाँ पर वो अपने हिसाब से रूल कर सकें, अपनी ज़मीन की जो रखवाली है वो खुद कर सकें, और भी बहुत सारे जो कल्चर को प्रमोट करना है वो अपना खुद कर सके। और उनका जो मेन टारगेट रहा है, उनका टारगेट भी ये है कि जो 2023 में एक लद्दाख की इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी लाई जाती है,
जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख पॉपुलेशन वाले लद्दाख में अब बहुत जल्दी से रैपिड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर कराई जाएगी। तो अब देखिए, अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कराई जानी है लद्दाख में, तो जो आदमी कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन की तरफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ है, और जिसने एक इंस्टीट्यूट चलाया जिसके ऊपर पूरी फिल्म बनी किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ मिलकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि ये गलत है, इसलिए उसने डिमांड रखी। लेकिन डिमांड रखते रखते अब वो पाकिस्तान भी जा आए। पाकिस्तान के साथ साथ अब उनके चीन के साथ भी रिश्ते कहीं ना कहीं निकाल लेगी सरकार। और उसके बाद जो उन्होंने बात कही कि अगर चीन आएगा तो हम यहाँ पर रास्ता देंगे, वो वाकई में बहुत गंभीर बात है। और जो पहले के पॉजिटिव काम है वो अब सारे के सारे नेगेटिव में चले गए। उस बात को भारत का कोई भी नागरिक इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि डाइवर्सिटी के नाम पे ये चीज़ कहने दी जाए, क्योंकि डाइवर्सिटी अलग चीज़ है, वो कल्चरल लेवल तक है। लेकिन अगर आप सॉवरेनिटी के ऊपर कोई बात करोगे तो वहाँ पर भारत सरकार उसी तरीके से एक्ट करेगी जैसा भारत सरकार ने अभी किया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक जरा सा सवाल बचता है, क्या अब इस मूवमेंट का क्या हल होगा? क्या यहाँ पर सरकार किसी तरीके से मानेगी? क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो रुक जाएगा? क्या यहाँ पर कुछ और ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो और वायलेंट हो? तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। लेकिन मैंने सिर्फ इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि दोनों के अपने अपने व्यू हैं, उनके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं जिसके बेस पर वो कुछ डिमांड मांग रहे हैं। उनकी डाइवर्सिटी है, वो उस डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं, और हम उसको सिक्योरिटी एंगल से देखते हैं, क्योंकि हमें चीन से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है। तो दोनों अपनी जगह पर सही है, इसका रास्ता कोई बीच का निकलना चाहिए। वायलेंस जो हुई है वो गलत हुई है, वो भी सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इस पर जो आपके अपने विचार हो वो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे से इस पर अपने विचार दें, ताकि पता लगे कि जो बात हुई है वो गलत है कि सही है। वो जानना देश के लिए भी ज़रूरी है और आप सब के लिए भी ज़रूरी है। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।